वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th विज्ञान के 10 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर ये 10 सालों से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये लगातार ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो लगातार बोर्ड एग्जाम में आपके किसी न किसी सेट में या आपके ही सेट में देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पूरी किताब से लाया हूँ मैं, कहीं पर से ये नहीं बताया हूँ कि केमिस्ट्री से लाया हूँ या फिजिक्स से लाया हूँ। मैं पूरी किताब से ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, धावन सोडा का अणुसूत्र व रासायनिक नाम बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा देता हूं क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में क्या है आपके पूछा जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहा, तो आपको भी इस बार भी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका अणुसूत्र क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो इसका अणुसूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और प्लस में 10H2O। 10 का मतलब होता है जल। जल कितनी बार है? 10 बार। क्योंकि धावन सोडा में याद करने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट याद कर लेंगे, उसके बाद जल कैसे, मतलब ये हो जाता है कि जल का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जब आप कपड़ा धुलते हैं तो जल की आवश्यकता बहुत पड़ती है कि नहीं? तो 10 गुना जल है इसमें, ठीक। इसको सोडियम कार्बोनेट 10 गुना जल, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा इसका, क्योंकि 2 अंक मिलेंगे तो आपको 1 अंक इसका मिलेगा, 1 अंक इसका मिलेगा, तभी तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो रासायनिक नाम भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर दूसरा है कि कापर के दो प्रमुख अयस्क, कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए, वह सूत्र भी बताइए। देखिए बार बार पूछा जाने वाला 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 और इसके बाद भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। तो आप, मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए और बेझिझक आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। 10 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके किसी न किसी सेट पर। तो यहाँ पर पहला देखिए, कापर के दो अयस्क के बारे में बताया जा रहा है। तो कापर के अयस्क का मतलब क्या होता है? देखिए कापर से बनने वाली जो चीजें होती हैं वो चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे कापर के साथ सल्फाइड मिलाएंगे तो उसका अलग अयस्क बनेगा, और कॉपर के साथ ऑक्साइड मिलाएंगे तो उसका अलग अयस्क बनेगा, ठीक। तो कापर के सल्फाइड का जो अयस्क होगा उसको कापर ग्लांसन भी कहते हैं। कापर ग्लांस, जिसका सूत्र होता है Cu2S, Cu2S, मतलब कापर सल्फेट भी इसे बोल सकते हैं, कापर सल्फर, और दोनों को मिला के कापर ग्लांस बोलते हैं इसको, ठीक। तो काफी अच्छा नाम है इसका, कापर ग्लांस, कापर ग्लांस याद कर लेंगे। तो यहाँ पे Cus, ये सल्फेट आपका है ना, ये सल्फाइड है कि नहीं? कापर सल्फाइड, देखिए सल्फाइड है कि नहीं? तो यहाँ पे सल्फाइड का अयस्क है, यहाँ पर भी सल्फाइड है, तो इसको कापर पायराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापर पायराइट। टा बोलेंगे, डा नहीं बोलेंगे, कापर पायराइट, क्योंकि डाई और टा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक। इसी बातों में इसकी जो लैंग्वेज होती है वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो कापर क्या है? पायराइट होता है। तो पायराइट कापर लिख देंगे और ये आपका आयरन हो जाएगा। कापर, आयरन और सल्फाइड, ये दोनों को मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगा? देखिए सल्फाइड, टा नहीं है, सल्फाइड अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये इसका सूत्र हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप कहीं पर भी देखिएगा तो ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे जहाँ पे देख लीजिए आप, किसी भी बुक का या प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको देखने को ये मिलेगा। अब दूसरा नंबर क्या है? कापर का ऑक्साइड अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाएगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कापर का ऑक्साइड अयस्क क्यूप्राइट। क्या है? क्यूप्राइट टा है, ठीक। क्यूप्राइट Cu2O, ठीक, Cu2O। तो ये क्यूप्राइट अयस्क, देखिए केमिस्ट्री में जो नियम होता है, जैसे आपने कापर तो लिख दिया ऐसे, पर इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये C के बराबर ही बननी चाहिए। अगर इससे छोटा बड़ा हो रहा तो मान लीजिए कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है, केमिस्ट्री अपने घर में बनाने लगे हैं, ठीक। तो उसको बराबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपके घर में नहीं बनती है। तो इसको जैसा भी बनेगा आपको केवल और केवल वही फॉर्म में लिखना होगा। जैसे NaOH लिखना है तो OH बड़ा बड़ा ही रहना चाहिए, ये नहीं कि OH छोटा बना दिया गया, NaO और H ऐसे बना दिया, ये गलत तरीका है, आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक।
तो यही सही तरीका से लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए, अभिक्रिया के बताइए और परिभाषा दीजिए, उदाहरण बताइए, कैसे भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामों में। तो यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आपको योगात्मक अभिक्रिया अपनी हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद क्या लिखना, योगात्मक अभिक्रिया में किसी दो या दो से अधिक, देखिए आप आपने देखा कि इधर साइड वाले अभिकारक होते हैं, इधर वाले उत्पाद बनते हैं, तो ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक, और इधर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा आपका। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते, पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब दो मिले तो दो, पर बना केवल जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला बना केवल जल, तो दो या दो से अधिक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। या बता सकते हैं इसको, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा अन्य कोई उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है। मतलब अन्य कोई उत्पाद है यहाँ पर नहीं बनाना, तो अन्य कोई भी उत्पाद नहीं बनता है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, योगात्मक अभिक्रिया हो जाती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ा है तो आपको पहले चैप्टर में ही संयोजन अभिक्रिया देखने को मिली होगी। संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, अपचयन, अपचयन, ये सारी रिएक्शन जो आपने पढ़ा है उसी में संयोजन नाम की अभिक्रिया थी, यही योगात्मक अभिक्रिया है। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। क्या पांचवा क्वेश्चन है, ये 2012 में आया था, 13 में, 15 में, 16 में और 22 में आया हुआ, 20-22 दोनों में आया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे श्वसन की परिभाषा क्या है। देखिए श्वसन आप खुद ही सांस लेते हैं वो जानते होंगे। तो श्वसन वह क्रिया है, श्वसन जो है वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों, जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसके अंदर यौगिकों प्रायः यौगिकों प्रायः ग्लूकोज, जो उस कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्रायः क्या करते हैं, ग्लूकोज का सूत्र आप याद कर लेंगे, C6H12 और O6 होता है। ठीक, C6H12O6 का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, प्रायः ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक, कौन, कार्बनिक यौगिक अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। ठीक, होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में क्या होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और क्या, ऊर्जा भी आपकी उत्पन्न होती है। और इस ऊर्जा को विशेष ATP के अणु, ATP के अणुओं में विभावी ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ATP ऊर्जा निकलती है। ठीक, जो ऊर्जा निकलती है, तो यही अगर आपको जनरल केमिस्ट्री के हिसाब से बताऊं तो आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। उदाहरण ये है कि आपको क्या करना है, इसका श्वसन अभिक्रिया करवानी है। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया किसके कर देंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया, इस ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कर देंगे, O2 के साथ। ये 6 क्यों लिखा है, क्योंकि इसको बैलेंस किया गया है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए ही इसको ऐसे किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, ये 6 गुना हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 673 kg कैलोरी की ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, एनर्जी होगी, वही आपका क्या हो जाएगा, 673 kg कैलोरी। ठीक, तो आपको इस प्रकार पढ़ लेना है। तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि जो श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया ऑक्सीकरण ही कहलाता है ग्लूकोज का। ठीक, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को ATP के रूप में माना जाता है। ठीक, संचित किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। तो भाई ये फार्मूला भी लिख लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6वां होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बताइए। इसका अभिप्राय क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है, ये बताइए। बहुत बार पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता, जब हम थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है या किसी भी आप वृद्ध व्यक्ति को देखे होंगे तो वहां पे उनकी समंजन क्षमता कम हो जाती है, वो कोई किसी भी लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी
फोकस दूरी को समायोजित करता है। फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो समायोजन यही बात का कहना अर्थ है। अर्थात निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित करता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की समंजन क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसको? फोकस दूरी को। ठीक, फोकस दूरी को समायोजित करना। अर्थात ये भी बता सकते हैं, देखिए पहले तो इतना ही परिभाषा आपको हो गया है। अर्थात में आप अगर और डिटेल में बताना चाहें, उसको अच्छी तरीके से समझाना चाहें, तो आप ये भी बता सकते हैं, अर्थात निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित करता है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। इतना भी लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। आपको 2 अंक का होगा तो 2 अंक तो मिलेंगे ही नेत्र की समंजन क्षमता के हिसाब से। ठीक, इतना भी कम नहीं है, पर इतना बता सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनर को भी लगे कि नहीं, आपको कुछ समझ में आया इसके बारे में। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में आपने रटा नहीं है, आपको पता है ये सब चीज़। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमें एक न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, जो कि बहुत जरूरत होती है न्यूमेरिकल्स की, आप जानते ही हो। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, तो जो आई का मान है आपका 4 एम्पियर, 4.0 एम्पियर है। ठीक हो तो तथा 1 मिनट में, 1 मिनट जो आपका टाइम है वो 1 मिनट है। 1 मिनट को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे? सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 का इसमें गुणा करना होगा। ठीक, तो 15 छक्का 90, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 900, और ये दशमलव एक संख्या के बाद लगेगा तो 90 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 90 ही तो सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, और आधे मिनट में कितना हो जाएगा? 30 सेकंड। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका किस में बदल जाएगा? सेकंड में बदल जाएगा। इसमें सेकंड में। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? आवेश निकालना। प्रवाहित मात्रा ज्ञात कीजिए। मिनट में प्रवाहित, किसी चालक में प्रवाहित धारा इतने हो तो तथा इतने मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश किसकी? आवेश की मात्रा। यहाँ पे क्यू का मान निकालना है। क्यू बराबर आई टी आपका एक फार्मूला होता है, या आई बराबर आप क्यू टी पढ़े होंगे, क्यू टी। ये क्या होता है? देखिए, धारा प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, आवेश जो प्रवाह होता है उसकी दर जो होती है, रेट जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश कितनी तेजी, किस समय के साथ कितना आवेश बह रहा, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक, जैसे समय परिवर्तन की दर को, मतलब वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन कितनी दूरी चल चुका है और वेग कितना हुआ, यही तो फार्मूला होता है। इसी प्रकार यहाँ पे आवेश परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं, ये भी आप परिभाषा बता सकते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पर आपने क्यू बराबर आई टी हो गया, क्यू को या आई को इधर टी में गुणा कर दिया तो हो जाएगा। 4 एम्पियर ये दिया हुआ है, और 90 आपका क्या? 90 सेकंड समय आया। देखिए, समय को हमेशा सेकंड में ही रखेंगे, क्योंकि ये इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक, इंटरनेशनल पद्धति में इसका मात्रक होता है एसआई यूनिट, जो होता है एसआई मात्रक, इसका सेकंड होता है समय का। ठीक, 9 चौको 36, 360 गुलाम जो आपका है, इतने गुलाम आपका क्या बहेगा? आवेश बहेगा। यदि आपके पास धारा इतनी होगी, समय इतना होगा, तो इतना गुलाम आवेश आपका बह चुका होगा। तो इस प्रकार 6वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल का तथा आशुद्ध जल। शुद्ध और आशुद्ध इस नाम के जल के नाम से आपके याद लिखा आएगा, या उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो सबसे पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आशा करता हूँ आपने जवाब दिया होगा। तो आपको पता ही होगा पहले से कि उदासीन जब भी होता है वो 7 होता है। यदि आपका ये 7 से कम हो जाता है, कोई चीज़ का काम 6 से 7 से कम होकर 0 तक हो जाता है, तो वो आपका अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। और यदि 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक 14 तक हो जाएगा, तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा। और 7 ही रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि जब 7 रहेगा तो वो उदासीन विलयन रहेगा, ना तो खट्टा ना मीठा। ठीक, आपने जल शुद्ध जल जब आप लेंगे तो वहाँ पर आपको अशुद्ध जल में पीएच मान 7 ही मिलेगा। आप पीएच पट्टिका से चेक कर सकते हैं यदि शुद्ध जल होगा तो। अब तालाब का पानी पियेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या तथा में संबंध बताइए। तो गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए आपने गोली दर्पण देखा सबसे पहले, कैसा भी दर्पण हो, गोली दर्पण अवतल उत्तल उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि ये इसका मुख्य अक्ष होता है,
यहाँ पे आपका ध्रुव होता है, प्री होता है। मैं इसको परिभाषा याद नहीं करवाता, मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप इसको समझ जाएंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस होता है, मुख्य फोकस, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र से लेकर इस ध्रुव तक की दूरी आपका क्या होता है, आर वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी का अगर फोकस दूरी को दुगना कर देंगे, फोकस दूरी को दुगना कर देंगे तो ये आर के बराबर होगा कि नहीं, आर यहाँ से यहाँ तक का है और ये आधा ही है, तो आप यहाँ से बना लेंगे कि आर बराबर 2f फार्मूला होता है, ठीक। जहां पे ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये फोकस दूरी हो जाएगी। तो आप फार्मूले से देख सकते हैं या मेरे इस बताए हुए तरीके से आप एग्जामिनर को दिखा भी सकते हैं, क्योंकि किरण आरेख बहुत कम लोगों को आता है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए बैठा हूं कि आप कोई भी चहल मचाएं, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैं उसका वीडियो जरूर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, और बहुत ही जल्द, ठीक। आपके एग्जाम की तैयारी मुझे 100% चाहिए, आप चाहे जैसे ही करें, ठीक। मुझे 100% करवानी है, आप बताएंगे तो आपके हिसाब से चलूंगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 10वें नंबर के। तो यहाँ पे देखिए, लिंग संलग्नता सहलनता, लिंग सहलनता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम बताइए। लिंग सहलनता से किसके मतलब संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन तथा वर्णांधता। लिंग संलग्नता से रोग होता है वर्णांधता, ठीक, वर्णांधता, और यह क्या है, हीमोग्लोबिन, और ये लिंग संलग्नता के आपकी ये रोग होते हैं। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे ये 10 के 10 क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। यहाँ तक जो भी देख रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। और एक बात और बता दूं मैं कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप वीडियो के जरिए ना रखिए, क्योंकि वीडियो आप बार बार देख नहीं पाएंगे। तो कहीं पर आप एक जगह हमारे लेक्चर का नाम डाल के कि ये हमने लेक्चर नंबर पहला देखा, इसमें मैंने इतने क्वेश्चन पढ़े, उन क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप रफ कॉपी ही बनाइए, पर एक नोट्स की तरह बनाइए। आप उस नोट्स को कम से कम 10 से बार बार रिकॉल कीजिए, रिकॉल मतलब रिवीजन कीजिए, तो ताकि आपको पूरी तरीके से याद रहे। लेकिन नहीं तो पढ़ा देखो, 10 एक दिन में 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है कि 10 दिन एक ही चीज को पढ़ लीजिए, आपके पास इनफ समय है, ठीक। और जब पेपर नजदीक आए तो आप 10 चीज भी पढ़ सकते हैं, पर मैं यही करता हूँ कि आप शुरू से लेकर 10 दिन में एक ही पाठ पढ़ें, तो आपको क्या हो जाएगा, वो पाठ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक पाठ को 10 बार पढ़ें, ठीक, 10 पाठ को एक दिन में ना पढ़ें, ठीक। ऐसा मतलब करना बहुत गलत है कि आपने कुछ पढ़ा, 2 सवाल लगा लिए, तीसरे सवाल आ ही नहीं रहा आगे का, चलो दूसरा पढ़ लिए, इसको तो हमको आने लगा, बहुत महारत हासिल हो गई हमको। तो आपको ऐसे करना है कि एक पार्ट को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ के बाद फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।